नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस खास पेशकश में और हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के आगे। आइए कुछ चर्चा करते हैं देश की। उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर जनरल BS जायसवाल ने कहा कि वे ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने में माहिर है। पैंगोंग त्सो की दक्षिणी ऊंचाइयों से उनकी वापसी एक निर्णायक कदम हो सकती है। उन्हें ऐसी दूरी पर वापस जाना होगा जहां से स्विफ्ट का निर्माण संभव नहीं है। सैन्य निर्माण के लिए डी-एस्केलेरेशन एक पर्याप्त गहराई तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना को इतना पीछे हट जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय सेना को चकित और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति न रहे। बुधवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रित रेखा के चुनावों में भारतीय और चीनी सेनाओं द्वारा सीमावर्ती सैनिकों की एक सीमित बिंदु के समीप वापसी हुई। इसने इस बात को सुर्खियों में ला दिया कि कैसे व्यापक विघटन योजना अन्य फ्लैश पॉइंट में सामने आएगी जहां प्रतिद्वंदी सेनाओं को तैनात किया जाता है और जहां सैन्य तनाव को कम करने के पिछले प्रयास विफल हो गए थे। 24 जनवरी को दो सेनाओं के सैन्य कमांडरों के शीघ्र विघटन पर जोर देकर सहमत होने के बाद पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर टैंकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की आपसी खींचातानी के बाद 10 महीने के सैन्य को आगे बढ़ाने की उम्मीद जगाई है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत को असहमति की प्रक्रिया के दौरान पड़ोसी से निपटने में बेहद सतर्क रहना चाहिए। कम से कम 8 महीनों में तनाव कम करने के लिए वार्ता में यह पहला महत्वपूर्ण आंदोलन है। गलवान घाटी में जुलाई 2020 की शुरुआत में विस्थापन हुआ, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाया। सीमा रेखा की निगरानी करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रक्रिया के सामने आने के साथ ही भारत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखेगा। पूर्वी लद्दाख रंगमंच में चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी की आक्रामक आगे की तैनाती ने पैंगोंग त्सो, गोगरा और कोंकला की उत्तरी तट पर देपसांग फिंगर एरिया सहित कई क्षेत्रों में भारतीय सेना के गश्त पैटर्न को बाधित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि LAC के साथ चीनी सेना की कार्यवाही के कारण अब पहुंचना मुश्किल है। देपसांग में आगे के क्षेत्रों में PLA की तैनाती ने भारतीय सैनिकों की पहुंच मार्ग में बाधा उत्पन्न की है, जिनमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 शामिल है। इससे पहले कि PLA ने फिंगर 4 भारतीय सेना के पदों को भी हथिया लिया था। फिंगर 8 तक सही गश्त होगी, जिसे नई दिल्ली भारतीय क्षेत्र के भीतर माना जाता है। इस क्षेत्र में भारतीय दावा लाइन फिंगर 8 तक फैली हुई है, जबकि चीनी का दावा फिंगर 4 तक है। दोनों लोग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने बुधवार को कहा कि चीनी और भारतीय सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति में जवानी ने 24 जनवरी को वाहिनी कमांडर वार्ता 9 में पहुंची सहमति के अनुरूप पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट पर विघटन शुरू कर दिया है। सैनिकों ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में फिंगर एरिया में सैनिकों ने हमला किया है। अब कुछ चर्चा करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन पर। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 25 देशों को 23.75 मिलियन कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें सऊदी अरब, ब्राजील, मोरक्को, निकारागुआ, मॉरिशस, फिलीपींस, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर शामिल हैं। भारत ने फरवरी में वाणिज्य आधार पर 25 देशों को कोविड-19 टीकों की 24 मिलियन खुराक की आपूर्ति की मंजूरी दे दी थी, जो जनवरी में निर्यात किए गए 10.5 मिलियन टीकों से 2 गुना से अधिक था। सरकार ने पिछले महीने कहा था कि विदेश मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वाणिज्य आधार पर वैक्सीन के निर्यात की देखरेख करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 16.7 मिलियन खुराक की आपूर्ति भारत ने 20 देशों में की है। इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बहरीन, ओमान, बारबाडोस और डोमिनिका जैसे 13 देश में लगभग 6.3 मिलियन खुराक की आपूर्ति की गई। ब्राजील, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका सहित 7 देशों में वाणिज्य आधार पर लगभग 10 मिलियन अधिक खुराक की आपूर्ति की गई है। फरवरी के लिए विदेश मंत्रालय की योजनाओं के अनुसार SII को सऊदी अरब, ब्राजील, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, मॉरिशस, फिलीपींस, सर्बिया, UAE और कतर सहित
25 देशों को वाणिज्य आधार पर 24 मिलियन खुराक की आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी गई है। एक सरकार अधिकारी ने कहा कि 25 देशों में इस सूची में कनाडा शामिल नहीं है, जिसने हाल ही में वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक के लिए अनुरोध किया था। कनाडा की भारतीय कनाडा सार्वजनिक सेवा मंत्री अनीता आनंद ने इस सप्ताह कुछ शर्मनाक क्षणों का सामना किया, जब एक कानूनविद द्वारा पूछा गया कि क्या सरकार नई दिल्ली में कोविड के टीके मंगाकर अपनी कठिनाइयों को आसान कर पहुंच जाएगी। तब वे ये सवालों का जवाब देने में असमर्थ रही। एक वायरल वीडियो में अनीता आनंद ने कानूनविद को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन नहीं किया था, लेकिन अगर सरकार में किसी अन्य व्यक्ति ने भारत सरकार को सूचना दी या नहीं, ये उन्हें पता नहीं था, वह नहीं जानती। यह कहकर मिशेल रैम्पेल गार्नर विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के एक स्वास्थ्य मंत्री की छाया मंत्री, जिन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब न देने के लिए उन्हें दबाया। 29 सेकंड के वीडियो के अंत में उन्होंने यह टिप्पणी की, जस्टिन ट्रूडो सरकार जो सितंबर 2001 तक सभी निवासियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखती है, कोविड-19 महामारी की सर्दियों की लहर के रूप में कनाडा में जारी है। इनोक्यूलेशन की कमी की शिकायतों पर विपक्ष के दबाव में है। अब कुछ बातचीत करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों पर। राष्ट्रपति बिडेन ने पिछले हफ्ते कहा कि यमन में सऊदी नेतृत्व वाले युद्ध को समाप्त करना है, जैसा कि उन्होंने आक्रामक अभियानों के लिए सभी अमेरिकी समर्थन को समाप्त करने का वादा किया था। जटिल युद्ध 2014 में शुरू हुआ, जब ईरान द्वारा समर्थित हौथी आतंकवादियों ने यमन की राजधानी साना में अलोकप्रिय सऊदी समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका। खाड़ी राज्यों का एक गठबंधन जो कि सऊदी अरब के नेतृत्व में और अमेरिका, फ्रांस और यूके के समर्थन के साथ, जो कि 2015 के शुरू हुए हवाई हमलों का जवाब दिया। तब से 2,33,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट मानता है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, जिनमें 80% से ऊपर लोग भूखमरी से मर गए। अमेरिका ने ओबामा और ट्रंप प्रशासन दोनों के दौरान सऊदी के नेतृत्व वाले आक्रमण का समर्थन किया है। इसमें इंटेलिजेंस, यंगिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सूचना और बमों को निशाना बनाना शामिल है। अमेरिका ने युद्ध शुरू होने के बाद से सऊदी अरब को अरबों के डॉलर के हथियार बेचे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार रेथियन के अमेरिकी बमों ने अस्पतालों, स्कूलों और नागरिक घरों में लोगों को मार गिराया। शिरीन अल आदिमी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में यमन में जन्मे प्रोफेसर हैं, जिन्होंने युद्ध में अमेरिकी भूमिका का विरोध किया है। वह तर्क देते हैं कि अमेरिका ने ट्रिगर खींचने के अलावा वास्तव में सब कुछ किया है। अल अदेमी का कहना है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए नए सिरे से कूटनीति के लिए बिडेन को धक्के के बारे में सुनकर राहत मिली, लेकिन संदेह बना रहा। यहाँ अल एडमी के इंटरव्यू विद ऑल थिंकर्स के अंश प्रस्तुत किए गए। वे आगे कहती हैं कि यहाँ बहुत सारी पार्टियां शामिल हुई और यह एक नागरिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय के लिए आगे बढ़ा जब सऊदी अरब ने अमेरिकी और यूके के समर्थन के साथ बमबारी शुरू की। तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध अभी भी जारी है, नागरिक अशांति अभी भी जारी रहेगी। लेकिन आप जानते हैं, मैं यमन में 2 गृह युद्ध के माध्यम से रही हूँ। यमन में किसी भी गृह युद्ध ने इतनी अधिक मृत्यु और विनाश नहीं किया है, क्योंकि जब लोग अपने देश में एक दूसरे से लड़ते हैं तो वे एक दूसरे से भोजन को अवरुद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि वे सभी प्रभावित होते हैं। वे बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करते हैं, जैसे सऊदी अरब गठबंधन ने किया है। आप जानते हैं कि वे यूनेस्को की विश्व धरोहरों आदि के लक्षित नहीं करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम यहाँ जो उम्मीद कर रहे हैं वह यह है कि यदि अमेरिका अपनी जटिलता समाप्त करता है तो अपनी भागीदारी को समाप्त करता है, और यदि अन्य देश भी अपनी भागीदारी को समाप्त करते हैं तो यमीनियों के बीच आपस में बातचीत करने और किसी तरह का सौदा करने का मौका हो सकता है। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।